नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे में 2 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आए हैं और इस दौरान 1038 लोगों की मौत हुई है और यह लगातार दूसरा दिन है जब 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इससे पहले कल 1024 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी और आज 1038 लोग इस कोरोना की वजह से काल के गाल में समा गए हैं। देश में पहली बार 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है कोरोना ने, यानी कि पिछले 24 घंटों में कोरोना नाम के इस वायरस ने हिंदुस्तान के 2 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया है। देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी जा रही है, संक्रमण दर में तेजी देखी जा रही है और फिलहाल 2 लाख से ज्यादा केस एक दिन में। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों के चलते वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि ये सिर्फ वीकेंड में नहीं, 7 दिन ये बंद रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये नाइट लॉकडाउन रहेगा, ये पूरा लॉकडाउन रहेगा। रेस्टोरेंट से हालांकि होम डिलीवरी इस दौरान चालू रहेगी और भी कुछ जरूरी सेवाएं हैं जिनको छूट दी गई है, लेकिन गैर जरूरी सेवाओं को बिल्कुल इसमें छूट नहीं दी गई है और सख्ती पूरी बरती जाएगी, ये कहा गया है। दिल्ली में अब वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, जिसके चलते उन्हें यह सख्त फैसला लेना पड़ रहा है। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जैसा मैं लगभग हर रोज, हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूं और स्थिति को आपके सामने रखता हूं, आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फिलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। तो क्या पाबंदियां रहेंगी इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान, ये बता रहे थे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल के साथ मीटिंग करने के बाद यह फैसला लिया गया कि अब ये जरूरी होता जा रहा है। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सीधा अजीत के पास चल रहा हूं। अजीत, पहले तो लॉकडाउन से इनकार किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने, लेकिन अब वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है क्योंकि केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। अभी भी अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं तो करीब 18,000 केस हैं दिल्ली में। बिल्कुल रोहित, अगर बात करें हम तो लगातार केजरीवाल पीसी के दौरान एक इशारा करते नजर आ रहे थे कि अगर मामले नहीं सुधरते हैं, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो हमें मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। ये बार बार अपने पीछे में करते नजर आ रहे थे और उसी बाबत इंडिया न्यूज ने भी ये तमाम तरह से उस समय बताया था कि आने वाले समय में वीकेंड पर इस तरह के कर्फ्यू लग सकते हैं और वही हुआ। आज के दिन अरविंद केजरीवाल जब पीसी करने आते हैं, लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दिया। तो ये साफ तौर पर है, लेकिन वही वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा करने के बाद से तमाम कंफ्यूजन अभी भी तमाम लोगों में है कि उस मॉल में जिसमें सिनेमा घर है उसका क्या होगा, वो 30% जो लोगों की एंट्री होगी वो कैसे होगी, स्पा और आपने तमाम तरह से ऑडिटोरियम बंद कर दिए, लेकिन जिनकी शादियां हैं,
जिन्होंने बुक करा रखे हैं उनका क्या होगा, कितनी कैपेसिटी में होंगे, तमाम ये सवाल अब लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या होगा। और मॉल में जो शराब की दुकानें हैं जिनसे रेवेन्यू की बात आप करते थे, उनका क्या होगा, उन तमाम क्लैरिटी की बात अभी होनी बाकी है। अगर जैसे ही कुछ क्लैरिटी होती है वो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तमाम जो है जिम के लोग और तमाम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि क्या हमें हमेशा के लिए बंद करना है जिस से अगले आदेश तक, या फिर हमें वीकेंड में बंद रखना है। ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आप फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोरोना के हालात खराब हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि यूपी में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,439 नए केस सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल नहीं होंगी। 12वीं तक के स्कूल भी 15 मई तक बंद करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। 22,439 केस पिछले 24 घंटे में, पिछले एक दिन में उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। आपको बता दें कि यूपी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हैं। आपको अब ये भी हम बता देते हैं कि किस राज्य में 24 घंटे में कितनी मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 278 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 104 लोगों की मौत 24 घंटों के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश में 67 मौतें हुई हैं। राजस्थान में 29 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कर्नाटक में 38 लोगों की मौत हुई। और कुल जमा आंकड़े की अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, तो इन 24 घंटों में बेहद हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में सीधा चल रहा हूं, अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंबई, हजारों की संख्या में रोज मामले सामने आ रहे हैं। अभी भी जो लेटेस्ट जो फिगर्स है वो भी डराने वाली है, करीब 59,000 60,000 के आसपास है और मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वहां पर नई पाबंदियां हैं, नई गाइडलाइंस हैं, क्या वो अभी जमीन पर दिख रही हैं? कल पहला नाइट कर्फ्यू था, क्या दिखा उसका असर? बिल्कुल, देखिए लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। लगातार देखिए ब्रेक द चेन नया नियम बनाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, मार्केट में भीड़ ना करें। लेकिन ऐसा कम देखा जा रहा है कि लोग भीड़ जहां पे ना होनी चाहिए वहां भीड़ अधिक देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। लेकिन यह साफ है कि देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि एक दिन पिछले 24 घंटों की बात करें 60,000 के आसपास पेशेंट महाराष्ट्र मिले हैं। मुंबई में करीबन 10,000 के आसपास पेशेंट मिले हैं, तो संख्या बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार के लगातार हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर जरूरत हो तो ही निकले, लेकिन सच्चाई यही है कि हर जगहों पर भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मुंबई के दवा बाजार का। एक मुंबई की प्रसिद्ध दवा बाजार मार्केट है जहां पे हर दवाएं मिलती हैं, दवा की सामानें मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए कि हालांकि उतनी भीड़ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन मार्केट खुला हुआ है। लोगों को तमाम दवाइयां जो लेनी होती है, तमाम सामानें लेनी होती है, वह लोग लेते हैं। लेकिन इस जगह पर कुछ लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन उतनी भीड़ हम कह सकते हैं नहीं है। हम सीधे दुकानदार से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? भीड़ पहले के मुकाबले कुछ कम है आज? कुछ असर पड़ रहा है आपको? डेफिनेटली प्रॉब्लम है। चेंज सरकार ने लाया है, क्या उसका कुछ असर है आज? नहीं, इतना कोई खास नहीं दिखा। आपके धंधे पे कुछ असर हो इसका? या नहीं, इतना नहीं। पब्लिक है ही नहीं, निकल ही नहीं सकते पब्लिक बाहर। अमूमन देखा हूँ यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ तो भीड़ कम है। नहीं, ड्यू टू अभी रिस्ट्रिक्शन रखा है उसके हिसाब से, बिल्कुल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। यह स्थिति है कि ये दवा बाजार की स्थिति आप दिखा रहा हूं आपको कि दवा लगातार देखिए दुकान यहाँ पर अगर देखिए दुकानें सब खुली हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है देखिए कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सामान खरीद रहे हैं, सामान लेने के लिए लोग आ रहे हैं और जरूरी भी है लेना, लेकिन जो भीड़ इकट्ठा ना करें। यहाँ पे दूसरी दुकान पर देखिए मैं आया, यहाँ पर भी लगातार देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने दुकान में कोई अंदर ना जाए इसके लिए यहाँ पर तार लगा कर रखा हुआ है। क्या कहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भरपूर हो रहा है आप लोगों से? जी, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं अंदर कोई नहीं आए दुकान अंदर नहीं आए उसकी सख्त पाबंदी। तो कुछ आप आज जो भीड़ में कुछ असर पड़ा है पहले के मुकाबले और आज में? भीड़ में हाँ, भीड़ कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। कम हो गई है जी बिल्कुल, यह देखा जा रहा असर। लेकिन
जरूर, ये एक सबसे अहम बात देखिए, कई लोग ये मांग कर रहे हैं, आपको बता दूं रोहित के इस पूरे मामले पर कि लगातार कई सारे जो दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई है, लोगों से बातचीत, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, यह मिनी लॉकडाउन जो कहा जा रहा है, मिनी बिल्कुल लॉकडाउन पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी पब्लिक और सरकार का ये जो कोलैबोरेशन है वो इस कोरोना को मात देने में कामयाब रहेगा। उतने ही हमको जन भागीदारी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना के मामले फिलहाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकारों के इंतजाम क्या हैं, अभी तक वो नाकाफी ही दिख रहे हैं। अस्पतालों में चीख पुकार मची है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। इस बीच सरकार के दावे बड़े बड़े हैं और नई नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, लेकिन सरकार के इंतजाम फिलहाल पर्याप्त नहीं नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन इस बीच नेताओं की चुनावी रैलियां लगातार जारी हैं, जहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नेताओं की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज वोटिंग हो रही है पंचायत चुनाव की, पहला आज चरण है पंचायत चुनाव का, जिसमें वोट डाले जा रहे हैं। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि जब कोरोना से खतरे हैं तो क्यों आखिरकार इस तरह के जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो नहीं अपनाए जा रहे हैं। फिर कोरोना को लेकर जो नेता हैं वो क्यों हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और एक नजर हम डाल लेते हैं कि चुनावी राज्यों में किस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। 5 राज्य हैं हमने जहां पर देखा कि जहां पर चुनाव हुए हैं या फिर चल रहे हैं। अभी सिर्फ बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर एग्जिस्टिंग चुनाव हैं, 4 फेज हो चुके हैं, लेकिन बाकी 4 राज्य हैं वहां पर चुनाव हो चुके हैं। बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 420% की दर से यहां पर जो रफ्तार है कोरोना की बढ़ी है। असम में 532% की दर से, तमिलनाडु में 159% की दर से, पुडुचेरी में 165% और केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में 103% की दर से ये जो फिगर्स हैं कोरोना की वो बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, खास मेहमान, हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हम कुंभ को लेकर भी चर्चा करेंगे, हम जो बंगाल के चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने भी एक सर्वदलीय बैठक कल बुलाई है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करा जाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से बैठक बुलाई गई है। यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में डिस्टेंसिंग नहीं नजर आ रही है। तो आखिरकार क्या ये जो इवेंट्स हैं ये भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? कौन कौन गेस्ट है मेरे साथ? विश्वास पाठक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त साथ में हैं। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ में हैं। किशोर तिवारी जी, नेता शिवसेना, इस वक्त हमारे साथ में हैं। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विश्वास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनावों को लेकर, भीड़ को लेकर अब लगातार ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक टाइम है। ये जो कोविड की दूसरी वेव है ये 70% ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा लोगों को बीमार कर रही है, ज्यादा लोगों की जान ले रही है। लेकिन इसके बावजूद रैलियों पर इसका कोई असर नहीं दिखता है। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, भीड़ हो रही है कुंभ में, वहां पर इसका कोई असर नहीं है क्या? इसके बावजूद ये सब क्यों हुआ? अब ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लास्ट ईयर पहले बार एक ही बार लगा था। जब लॉकडाउन होता है तो पूरी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। उसके बाद में कोविड का जो फर्स्ट फेज है उसमें से उभर कर बाहर आए, हमारा जनजीवन फिर वापस से शुरू हो गया। उसमें हमने विद रिस्ट्रिक्शंस लाइफ को एक्सेप्ट किया है। अब ये चुनाव है, ये 3-4 महीने पहले इसकी डिक्लेरेशन हो गया था। चुनाव के कुछ नियम है, उसके कुछ रूल है, उसके हिसाब से चुनाव आगे बढ़ रहा है। अब चुनाव के कारण, भीड़ के कारण कोरोना बढ़ रहा है क्या? जरूर बढ़ रहा है। उसको हम रोक सकते हैं क्या? सभी पार्टी मिलकर रोक सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में कहां पर चुनाव है? वहां पे भी कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए समस्या को पॉलिटिकली न देखते हुए हमको जान भी, जहां भी, इकोनॉमी भी, इस प्रकार से हम जो जर्नी कर रहे हैं उसकी तरफ देखना जरूरी है। अब जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति है, ब्रेक द चेन का कंसेप्ट आया है, लेकिन जितने पर्याप्त उसके एहतियात बरतना चाहिए उस प्रकार से महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसी बातें नहीं हो रही है। किशोर तिवारी जी, मैंने चुनाव पर सवाल पूछा, रैलियों पर चुनाव पूछा, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया महाराष्ट्र की तरफ। अभी आपने जो चार्ट बताया, तो कल हमारे यहाँ 2 लाख केसेस आई भारत में, और हमारा डेथ का भी चार्ट मेरे पास है और डेली केसेस का भी है। इसमें चिंता कैसी है? एक बहुत, मैं बता रहा हूं, तुमने 1000 डेज बताए, लेकिन हमारा जो डेथ रेट है वो कल 1.34 था, लेकिन आज
सबसे कठिन बात जो आई है जी। कि 2 लाख केसेस आए और 1 लाख केसेस रिकवर हुए। अभी तक कहता था जितने 1 लाख आते थे 1 लाख लोग रिकवर होते थे। अब महाराष्ट्र के हिसाब से मेरे पास मैं चार्ट पे बैठता हूँ ना इसलिए जी, जी। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी 6 लाख केसेस एक्टिव है, लेकिन कैसा है जो नए केसेस आते हैं उसमें से 95% केसेस कोरोना पॉजिटिव रहते हैं लेकिन लक्षण नहीं रहते, वो माइल्ड या मॉडरेट में रहते हैं। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि हमारे पास एक्टिव केसेस जितनी है और उतने ही हॉस्पिटल के बेड होने के बाद भी ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। इसका मतलब जिनको लक्षण कम है, जिनको मॉडरेट लक्षण है, केवल रिपोर्ट आया कर वो दवाखाने चले गए लक्षण बता के। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जिन्हें बहुत जरूरत है, ऐसे बंबई के अस्पतालों में बेड नहीं है, नागपुर में नहीं है, अभी चंद्रपुर में नहीं है, औरंगाबाद में नहीं है, नांदेड़ में कंडीशन बदली है। अभी कैसा है कि एक तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग के बाद क्या होता है, सारे लोग पॉजिटिव आ जाते तो पूरा धड़कम मत कर। तो जितने हमारे पास 1,20,000 प्राइवेट बेड है, तो मैं तो हेल्थ वर्कर हूँ, फील्ड में घूम रहा हूँ, उसमें अच्छे लोगों ने पूरे बेड ऑक्यूपाई कर लिए। और हम देखते हैं कि कई को एम्बुलेंस में पड़े हैं। मैंने देखो, मैं बहुत रोहित दुखी आदमी हूँ। कल रात को 3 बजे मैंने मेरे चाचा की डेथ अपने सामने देखी। क्या होता है, आप लक्षण आने के बाद आते हैं। कुछ लोग तो बुखार लेके बैठ जाते हैं, खांसी लेके बैठ जाते हैं, खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है। अब जब तुम ऑक्सीजन लेवल बुरी तरह ड्रॉप होता है तब आते हो। मैं कह रहा हूं कि जिनको लक्षण नहीं है वो लोग घर आराम कर सकते हैं, पर जिनको लक्षण आ चुके हैं ऐसे लोग तुरंत संपर्क में आए, तुरंत टेस्ट करें और पूरे दवाखाने में जाए। आज के हालात रोहित हाँ। आज के हालात राजनीति करने के नहीं है और आज के हालात महाराष्ट्र के बहुत गंभीर है। सारे लोगों ने एक होके साथ देके लोगों की जान बचानी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूं, मेरा गला भी भर के आ गया क्योंकि मैंने मेरा चाचा खोया है, ऐसा सभी लोग अपने खो रहे हैं। तो परिस्थिति खराब है। मैं केंद्र सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि आप दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 6 लाख है, तो आप दूजा भाव मत करो और हमको सपोर्ट करो। ठीक है, मैं संजीव झा के पास चल रहा हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजीव झा, हालात तो दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि मतलब बिगड़ते जा रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा अब तेजी से सामने आने लगे हैं। करीब 17,500-18 हजार केसेस दिल्ली में हैं अभी, जो पिछले 24 आवर्स में लास्ट रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र के बाद आप भी हैं, दिल्ली भी है, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। किस तरह से सख्ती से इस चीज को आप पालन कराएंगे, क्योंकि हम लोगों को भी देख रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, मास्क वगैरह भूल गए हैं, सब ऐसे घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक में जितनी सावधानी लोगों को बरतना चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं, और यही कारण है कि बहुत तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि ये चौथा वेव जो हम देख रहे हैं ये बहुत कंटेजियस है। तो एक तो जैसा आप लोग भी अवेयर कर रहे हैं लोगों की, हमें सबको सावधानी बरतनी है, हम सबको मास्क लगाना है और दूरी बना कर रखना है, भीड़ भाड़ अननेसेसरी भीड़ भाड़ नहीं करना है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार एक तरह से इसको सॉफ्ट लॉकडाउन कह सकते हैं आप, कि वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने लगाया है। और सैटरडे संडे को जितनी भी एक तरह से कर्फ्यू का माहौल रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग खुद सावधानी बरतें, जरूरी की चीजें भी चलती रहे और अननेसेसरी भीड़ भाड़ भी ना हो। क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं ये डराने वाले जरूर हैं। लेकिन पिछली बार भी दिल्ली सरकार के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी खुद पूरी जो ऑपरेशन थे खुद देख रहे थे, बड़ी मुस्तैदी से सभी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी प्रशंसा भी हुई। और इस बार भी हम इतना आश्वस्त जरूर कर रहे हैं कि आपको बेड की कमी नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश है हमारी कि आप, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर अस्पताल में कहेंगे तो वहां भेजना मुश्किल है, लेकिन अभी भी हमारे पास लगभग 5,000 बेड खाली हैं। तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पूरी पैनी नजर बनाए रखे हैं और जो सावधानियां हो सकती है, जो मुस्तैदी हो सकती है, वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सावधानी दोनों तरफ रखनी पड़ेगी। सरकार तो पूरी मुस्तैदी से काम कर ही रही है, लेकिन जनता को भी अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि अननेसेसरी सड़कों पर नहीं जाना, बिना काम का भीड़ नहीं लगाना है। जी ठीक, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पास चल रहा हूं। डॉक्टर जितेंद्र, ये पहला दिन है, ये पहले 24 घंटे हैं हिंदुस्तान ने जब 2 लाख केसेस देखे हैं, 2 लाख केसेस ऑन रिकॉर्ड्स देखे हैं कोरोना के। अब
क्या चेत जाना चाहिए लोगों को? किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्या सर? पीक था उसमें मैक्सिमम केसेस 1 लाख से नीचे थे, 97,000 जी। और इस बार सिर्फ एक दिन में हम लोग 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं और इस बार तो भारत विश्व में कीर्तिमान ही बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार को क्या कहें, हम लोग खुद दोषी हैं क्योंकि साल भर के समझिए संयम के बाद ऐसा लगा जैसे लोगों का संयम टूट चुका है और सारे लोग उन चीजों को भूल गए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 98% लोगों को तो कुछ नहीं होता, तो वो लोग इस बीमारी को इतना लाइटली ले लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके कारण 2% लोग मर रहे हैं और 2% लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जैसा अभी कहा जा रहा था, आज मैंने एक परम मित्र के पिता को खो दिया। इतना ही नहीं, आज मेरे एक डायलिसिस के मरीज को कोविड पॉजिटिव आ गया है और उसे एडमिट करने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही है और इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग उसमें से अधिकांश वो लोग जो ठीक हो चुके हैं उस बीमारी को इतना लाइटली ले रहे हैं कि उसका असर उन लोगों पे पड़ रहा है जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, जो वृद्ध हैं और जो बच नहीं पा रहे हैं। जी। दूसरा, सरकार के लिए देखिए पिछली बार लॉकडाउन ट्राई किया गया, उसके बावजूद कम से कम फिर भी पिछले बार भी बहुत लोग ऐसे थे जो सही नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन कम से कम हम लोग उसे ब्रेक तो कर पाए, उस संक्रमण को रोक तो पाए। अब इस पर क्या हो रहा है कि सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम लोग संयम रखें, हम लोग नहीं रख रहे हैं, तो शायद फिर से सख्त कदम उठाए बिना इस संक्रमण को रोका नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सख्त कदम की जरूरत है क्योंकि अब कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मिनी लॉकडाउन या फिर सॉर्ट ऑफ नाइट कर्फ्यू इस तरह से लगाए गए हैं। क्या अगर अब भी नहीं सुधरे तो देश वापस संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? इस पर बंगाल में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। 5,892 नए मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में और उस दौरान 24 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। लगातार पश्चिम बंगाल में मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल के सभी डीएम को आदेश दिए हैं कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन कराएं रैलियों के दौरान। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब 16 तारीख को यानी कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन इस बीच एक जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि मुर्शिदाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव कराना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूपी के सीएम और पूर्व सीएम दोनों इस वक्त खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी यहां कोरोना के बढ़ते केस के बीच मतदान कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है। यहां वोटिंग के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोरोना का एक अहम कहते हैं कि प्रोटोकॉल है, उसका जरा भी ख्याल यहां पर नहीं था। यहां वोटिंग के लिए लोग लंबी लाइनों की शक्ल में एक दूसरे से चिपके हुए खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसा ही हाल कुछ हाथरस में भी देखने को मिला। यहां भी लोग मास्क तो लगाए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर दिखी हैं। मैं वापस चल रहा हूं अपने पैनल के पास, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस वक्त जब ये लगातार अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, कोविड प्रोटोकॉल जो हैं उनका पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, विश्वास पाठक जी, चुनाव जरूरी है या जान जरूरी है? लगातार ये अपील की जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, भाई आप बाजारों में भीड़ मत जुटाइए। अब जो नाइट लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, 144 लगाई जा रही है, वो इसलिए लगाई जा रही है कि लोगों की भीड़ ना हो। आप कह रहे थे कि चुनाव से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर भीड़ होगी वहां पर, इस तरह से एक दूसरे से चिपक कर लोग वहां पर खड़े होंगे, तो क्या खतरा नहीं बढ़ेगा? नहीं, रोहित जी, जरूर बढ़ेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो उससे कोरोना नहीं होगा, क्योंकि विषय ऐसा है कि पूरे दुनिया ने जब लॉकडाउन, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनुभव किया, उसके बाद में ये पता चला कि लॉकडाउन ये एकमात्र ऐसा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होना जरूरी है। इसलिए हर एक ने अपना अपना एक प्रोटोकॉल बनाया, प्रोटोकॉल के हिसाब से बाकी एक्टिविटीज भी चल रही है। अब उस चलते समय जो सावधानी बरतना चाहिए और सावधानी लोगों की तरफ से नहीं बरती जा रही है, वो भी एक
उसका विषय है। इसलिए अभी चुनाव लेना नहीं लेना केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय है क्या? ये अपना इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करता है। 3-3 महीने पहले उसका कार्यक्रम होता है। 3 महीने पहले कोरोना का फर्स्ट सर, मैं तो आपका वर्जन जानना चाह रहा हूं। मैं तो नाम ही नहीं लिया कि इलेक्शन कमीशन। मैं आपका एज ए पार्टी मेंबर मैं आपका वर्जन जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जरूरी था इस वक्त पे? क्योंकि एक और तो देश के बड़े बड़े नेता ये अपील करते हैं कि भाई आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे तभी अपनी जान बचाए रखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इतनी भीड़ों को इकट्ठा करना, इतनी भीड़ में रैलियों को संबोधित करना, ये दो फिर बड़ी अलग अलग बातें हो जाती है ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जान भी जहान भी, यही हमारा नारा है। इसका मतलब ये है कि इंसान को ऐसी स्थिति में मत लाओ कि मैं ऐसे मरूं या वैसे मरूं। इसलिए एक्टिविटीज भी होना जरूरी है। इसलिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होना जरूरी है। और ये करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसकी बहस हो सकती है, क्योंकि आखिर हिंदुस्तान में सब राज्य है, फेडरल ये है, उसमें गवर्नेंस भी तो जरूरी है। और गवर्नेंस डेमोक्रेसी में इलेक्शन के माध्यम से होता है। आप कितना दिन तक इलेक्शन को रोक सकते हो? इसलिए सब एक्टिविटीज करते हुए सावधानी बरतना, यही उसका मूल मंत्र है जो जनता ने भी समझना चाहिए। और जनता को हम बार बार वही अपील कर रहे हैं कि आप भी ऐतराज बरतो। और दूसरा जो राज्य सरकार है, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूँ, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है किशोर तिवारी जी, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि जैसे हर चीज जरूरी है वैसे इलेक्शंस भी जरूरी है। लेकिन क्या अब जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलकर हमने इतनी सारी चीजों को, नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, बच्चे स्कूल में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि चुनाव में रैलियों को अभी भी, क्योंकि टारगेट दिए जाते हैं, बसों में भरकर लोग लाए जाते हैं, लाखों लोग दिखाए जाते हैं, और ये होता है कि हाँ देखो मेरी रैली में 1 लाख लोग, तुम्हारी रैली में 2 लाख लोग। क्या इस सिचुएशन में ये सब चीजें बदली नहीं जा सकती थी? ठीक है आप इलेक्शन कराइए, लेकिन वहां पर भी गाइडलाइंस अगर होती तो जरूरी था ना, क्योंकि जो लोग इलेक्शन में आ रहे हैं, जो लोग रैलियों में आ रहे हैं, क्या उनकी जान नहीं है? स्वास्थ्य ने भी बोला ये बहस होनी चाहिए और एक प्रोटोकॉल नए से इलेक्शन कमीशन ने लाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जिस तरीके से रूप ले रही है, मुझे लगता है लंबा समय ले लेगी। लेकिन रोहित, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने देखा जिन्होंने 2 टीका लगाया था उन लोगों को कोरोना होने के बाद भी तकलीफ कम हुई और जान तो गई नहीं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि पूरे भारत में 9% लोगों को पहला डोज मिला है और दोनों डोज लिए वाले लोग 1 करोड़ 4 लाख है। अब 1% लोगों को आपने रियली फुल्ली वैक्सीनेटेड किया है। तो ये जैसा अशोक गहलोत जी ने कहा ना, तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत दिक्कत है, मध्य प्रदेश में भी दिक्कत है, महाराष्ट्र में भी दिक्कत है। तो टीकाकरण, अगर बीमारी लंबी चल रही है तो टीकाकरण और टीके उपलब्ध कराने पर भी सीरियस चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब मैं मेरे राज्य की बात कर रहा हूं, तो मेरे राज्य के अंदर आप अगर देखते हैं तो एक्टिव केसेस का अगर मैं देखता हूं तो 28 फरवरी को मेरे पास 32,000 केसेस थे। अब मेरे पास एक्टिव केसेस सीधे 6 लाख आए और ये एक्टिव केसेस इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे। तो मैं सोचता हूं कि 1 मिलियन एक्टिव केसेस मेरे यहाँ पर 24 अप्रैल तक आ जाएंगे। और अभी भी मैंने बोला कि भारत का चार्ट जिसमें डिस्चार्ज और न्यू केसेस का जो था वो कल बहुत बिगड़ गया, क्योंकि 2 लाख लोग आए और 1 लाख लोग ही क्यूअर्ड हुए। तो इन सब चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र ये ईपी सेंटर है ऐसा समझ लेना चाहिए। और महाराष्ट्र ईपी सेंटर है तो केंद्र ने यहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। ठीक है, और मैं सर मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाऊंगा। हरिद्वार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि हरिद्वार कुंभ में पिछले 72 घंटे में 1527 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं और सिर्फ मेला क्षेत्र में ही ये 1527 मामले सामने आए हैं। घाटों पर हम लगातार देख रहे हैं कि साधुओं की भीड़ उमड़ रही है। शाही स्नान की तस्वीरें हमने देखी थी, शाम को वक्त पूजा की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो हजारों की संख्या में लोग बिना कोविड गाइडलाइंस का पालन किए हुए यहां पर जुट रहे हैं, घाटों में जुड़ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 72 घंटों में 1527 नए मामले सिर्फ हरिद्वार के मेला क्षेत्र से, यानी कि जहां पर कुंभ मेला लगा हुआ है वहां से सामने आए। संजीव झा के पास मैं चल रहा हूं। संजीव, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या कुछ वक्त के लिए इस तरह की आयोजनों को टाला नहीं जा सकता था, जहां पर एक तो हम ये कहते हैं कि नहीं भीड़ मत जुटाइए, अपनी उचित दूरी बनाए रखिए। दिल्ली में भी जो अभी आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया था, ये सब इसलिए लगाया था कि भीड़ न जुटे।
अब भी आप अपील कर रहे हैं लोगों से कि भीड़ न जुटे। एक और ये अपील होती है और एक और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की छूट दे दी जाती है। कोरोना ये तो नहीं देखता है ना कि यहाँ पर ये हो रहा है या यहाँ पर ये नहीं हो रहा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि एक तरफ हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन अगर चुनाव रैली हो या कोई भी किसी भी तरह का गैदरिंग हो, अगर ये गैदरिंग हो तो और इसी से फिर जनता रूल को तोड़ती भी है। उनको लगता है चलो अब चुनाव है तो आप तो बाहर, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर प्रधानमंत्री जी बंगाल में जब भाषण देते हैं तो वहाँ लाखों लोग जमा है। तो मुझे लगता है कि जब अपनी होती है तो आप तो कहते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाओ, लेकिन जब जनता की बात आती है तो कहते हैं आप सड़क पे ना हो। तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह से कोरोना रुकेगा, क्योंकि हम बच्चों का परीक्षा तो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा होंगे अगर तो इस तरह की कंटेजियस बढ़ेगा, बीमारी फैलेगा। तो मुझे लगता है कोई भी गैदरिंग से हमें बचना चाहिए। और दोनों, इलेक्शन कमीशन को भी और पॉलिटिकल पार्टी को भी, दोनों के मिलकर फैसला करना चाहिए कि अगर इलेक्शन भी हो तो उनके अपने गाइडलाइन हो, और गाइडलाइन ऐसा जहां भीड़ इकट्ठा ना हो, कुछ तरह बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको वास्तव में रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई गलती करी तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और फिर इससे बीमारी भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि लार्जर पर्सपेक्टिव में हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के यह फैसला करना पड़ेगा कि किसी भी तरह की गैदरिंग हम उसको अलाउ ना करें। अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक विस्फोट का माहौल हम लोग, एक कोरोना विस्फोट का माहौल हम लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार का जो वर्जन है वो जरूर लेना चाहूंगा। डॉक्टर जितेंद्र, एक और तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेव है इसको कह रहे हैं पिछली से ज्यादा घातक भी है, कंटेजियस भी है, जान भी ज्यादा ले रही है। ऐसे में अगर ये इस तरह की भीड़ रहेगी और वहां पर कोई भगवान ना करे केस निकल आए 1 2 4, तो फिर ये तो विस्फोट कर सकता है। और अभी 2 लाख आ रहे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो ये केसेस और बढ़ जाएंगे। ये तो मतलब एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड को मिल जाएगा अपने लिए माहौल। चलिए, मास्क लगाना आपको कोविड नहीं होने की गारंटी नहीं देता है जी। एक तो हम लोग, अधिकांश लोग मास्क भी सही ढंग से नहीं लगा पाते, और अगर मास्क लगाया और पास नजदीक बैठे हुए हैं तो ये कंप्लीट अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कहा जाएगा। दूसरी तरफ, अगर कुंभ के लिए पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत है और वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो वो अमरत्व का सर्टिफिकेट नहीं है। पीपल कैन स्टिल इन देयर इंक्यूबेशन पीरियड, और ये संभव है कि इन्फेक्शन हो और पीसीआर नेगेटिव आया हो, या ये भी संभव हो कि उन्हें इन्फेक्शन है और वो उस पीरियड में है जहाँ पे वायरस दिख नहीं रहा। तो ऐसे लोग अगर फैलाएंगे तो ये, चूंकि एज कंपेयर टू लास्ट इन्फेक्शन ज्यादा कंटेजियस है, तो जहाँ जहाँ भीड़ है ये विस्फोट ही होगा। तो रादर इन चीजों पर गौर ना करके कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा मैंने पिछली बार कहा कि भारतीय जनता डिसिप्लिन नहीं है, हमें सिविक सेंस की कमी है, हम लोग गाइडलाइंस का स्वयं पालन नहीं करते, ये सख्ती से लागू करने के बाद ही संभव है। तो भीड़ जहाँ इकट्ठा होगा तो कोरोना का विस्फोट होगा, और ये हम देख चुके हैं आज 2 लाख के केस आने के बाद। तो क्यों ना अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसी सारी गैदरिंग जहाँ भीड़ इकट्ठी होती हो उसको बंद कर दिया जाए, और अगर ये 2-4 हफ्ते के लिए भी किया जाए तो कम से कम ये जो साइकिल है ये टूट जाएगा। एंड फिर सारे लोग दिमाग लगा सकते हैं कि ग्रेडेड मैनर में बिजनेस को लॉस ना करते हुए इसको कैसे रीस्टार्ट किया जाए। इनफैक्ट पिछली बार ये इतना लंबा चल गया कि वो हमारे अर्थव्यवस्था में या बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि लोगों ने सोचा कि चलो भूखे मरने से अच्छा है कि कोरोना का रिस्क ले लें। तो समहाउ और अदर बहुत गलतियां हुई, लेकिन इस बार एट द मोमेंट विस्फोट को देखते हुए इस तरह के आयोजनों को जितना जल्दी हो सके बंद कर देना चाहिए। सर, मैं एक सवाल आपसे और बहुत सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से केसेस अभी बढ़ रहे हैं और 2 लाख केसेस हमने आज देखे हैं, क्या अगर इसी रेशो में केसेस बढ़ते रहे तो फिर हमारे पास कोई और विकल्प होगा लॉकडाउन के अलावा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी ही वक्त है कि लॉकडाउन को दोबारा कर दिया जाए, क्योंकि आज फरीदाबाद में कम से कम किसी भी अस्पताल में कोरोना के मरीज को एडमिट करने के लिए बिस्तर नहीं है। मान लें और केसेस बढ़ेंगे तो और मृत्यु दर बढ़ेगा, और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक होगा। तो ऑलरेडी पिछली बार लॉकडाउन से एक फायदा ये हुआ था कि हम लोगों ने बीमारी को टाला और उससे हेल्थ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तैयार होने का वक्त मिल गया। लेकिन फिर भी हेल्थ स्ट्रक्चर की एक सीमा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा है। वी कांट प्रोड्यूस ऑल द पेशेंट्स और फिर कहें कि हमारी वो हॉस्पिटल के बेड कम पड़ गए। तो इसलिए अभी ही करंट सिनेरियो में ही
हमारे बिस्तर की कमी साफ दिख रही है, तो अभी नहीं लॉकडाउन करेंगे तो कब करेंगे? तो विश्वास पाठक जी, क्या आपको लग रहा है कि मतलब लॉकडाउन की नौबत आ सकती है अगर इसी रेशियो में केसेस बढ़े? तो क्या इस पर लग रहा है कि कुछ विचार हो रहा होगा अभी? केंद्र सरकार उस प्रकार का कदम उठाएगी। इस प्रकार का कदम लास्ट ईयर भी उठाया था, काफी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन मोदी जी एक ऐसे नेतृत्व है जो जब कोई चीज कदम उठाना है वो जरूर उठाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुरंत वो लॉकडाउन, क्योंकि पहले लॉकडाउन में लोगों ने हमको इसलिए रिस्पॉन्ड किया क्योंकि हमारे पास कुछ उसके बारे में मालूमात नहीं थी। लेकिन अभी लोगों को हम ये स्थिति में नहीं ला सकते कि हम लॉकडाउन के कारण मरे या विदाउट लॉकडाउन के कारण मरे। इसलिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल करेगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का, विश्वास जी, संजीव झा, किशोर तिवारी जी और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं, लेकिन इस संदेश के साथ कि देखिए बहुत जरूरी ये है कि सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है। हम देख रहे हैं कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अलग अलग राज्य सरकारें अब अपने यहाँ बढ़ते हुए केसेस को देख के अलग अलग तरीके अपना रही हैं। दिल्ली में अब फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं, यूपी में भी अब जो लॉकडाउन है, नाइट लॉकडाउन, उसके समय को बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की भी बनती है कि वो कम से कम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना से न सिर्फ खुद बचें बल्कि दूसरों को भी बचाएं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप इंडिया न्यूज के साथ